साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। उम्मीद करता हूं कि जहां भी होंगे आप लोग मुस्कुराते और हंसते अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जहां आप लोगों ने देखा होगा कि YouTube पर प्रोग्रामिंग और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगा, बट इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली डेली लाइफ में इंडस्ट्री में फेस होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में कोई भी चर्चा करने के लिए रेडी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो डेली रूटीन में रिपीटेड प्रॉब्लम होती है इंडस्ट्री में, मशीन शॉप में, उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि यही जो काम होते हैं वो हमें अपनी स्किल को रियली में इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करते हैं। प्रोग्रामिंग तो हम सीख लेते हैं, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग हम नहीं सीख पाते। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने आ गया, तो आप प्रोग्रामिंग के साथ साथ अपनी करियर को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं यही जो होता है आपके भविष्य का, आपके करियर का निर्माण करती है। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको ध्यान में रखना है, तभी आप एक अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं और तभी आप एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको सीखना है। मैं बात कर रहा हूँ कि मशीन शॉप में डेली रूटीन में रिपीटेड प्रॉब्लम जो होती हैं उसके बारे में, जैसे डाया का ओवर साइज, अंडर साइज, स्क्रैच आना, ओबलिटी आना, हमारा जो पोजीशंस है उसमें वेरिएशन आना, इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करने आना चाहिए। इसके जो भी प्रॉब्लम के ऑकरेंस है उसके बारे में आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए, तभी जाकर के आपकी टीम है उस टीम में आप अपना एक अच्छा पहचान बना सकते हैं, और उसी पहचान की बदौलत आप अपनी कंपनी में ग्रोथ ले सकते हैं। अपने बॉस के प्रति आपका जो नज़रिया है उसमें एक पॉजिटिव साइन बिल्डअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप क्या है अपने बॉस की नज़रों में अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं। तभी जाकर के आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कंपनी में काम करने का। अगर आप प्रॉब्लम्स को जल्दी ग्रैब कर पाते हो, जल्दी सॉर्ट आउट कर पाते हो, उसको आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर पाते हो, तो आपके प्रति आपकी टीम का एक फेथ जनरेट हो जाता है। तो आप उस फेथ को जनरेट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप अपने स्किल को जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सीख करके आप अपने करियर को ग्रोथ कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा इंडस्ट्री में जो आपके साथ काम करने वाले 4 लोग हैं, तो एक बंदा होता है जो आपसे बहुत तेज़ी से आगे ग्रोथ कर जाता है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान देता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने पे ध्यान देता है, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझता है, वो कहाँ से प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर सकता है उसके बारे में वो जानता है, तभी उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाता है, और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आप अपनी लाइन को या अपनी शॉप को स्मूथली चला सकते हैं। क्योंकि किसी भी लाइन या किसी भी कंपनी को स्मूथ चलाने के लिए ब्रेक डाउन, सेटिंग टाइम जो टाइम होता है उसको रिड्यूस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है, टाइम टेकिंग होता है, वो हमारा सेटिंग में होता है, या फिर ब्रेकडाउन्स में होते हैं, या फिर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते हैं उसके द्वारा हमारे ज़्यादा जो टाइम लगते हैं वो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको आप ऑप्टिमाइज़ करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, और इस प्रोडक्टिविटी को अगर करके आप अपने करियर में और अपने ग्रुप को या फिर अपने जो टीम को एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। मान लीजिए कि आपका कोई पार्ट है जिसमें डाया वेरिएशन की प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डाया वेरिएशन की प्रॉब्लम्स में क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, बेसिक रीज़न क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है,
और सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को आप समझ पाएंगे। मान लीजिए आपका डायमीटर वेरिएशन आ रहा है, या फिर आपके पोजीशन में वेरिएशन आ रहा है, या फिर आपके किसी भी डायमेंशन में वेरिएशन आ रहा है, तो उसको रीज़न फाइंड आउट करिए। अगर आपको रीज़न आपको पता चल जाता है तो उस रीज़न पर काम करिए, उसको जल्दी सॉर्ट आउट करिए। तो इसी तरीके से आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके पार्ट में डायमेंशन में वेरिएशन आ रहा है, या फिर डाया में ओवलिटी का इशू आ रहा है, या फिर बार बार डाया भाग रहा है, बार बार डाया वेरिएशन आ रहा है, तो क्या रीज़न हो सकते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं आज के वीडियो में डाया वेरिएशंस के बारे में। जो डाया वेरिएशंस का क्या रीज़न हो सकता है उसके बारे में, जो बेसिक रीज़न होते हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बना दिया है, वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। आई बटन में भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डायमीटर का जो बेसिक डायमीटर वेरिएशन का जो बेसिक काज होता है उसके बारे में। सबसे पहले आपको चेक करना है आपका जो टूल है वो टूल सही तरीके से प्रॉपर बंधा होना चाहिए, कूलेंट का कंसंट्रेशन सही होना चाहिए, क्लैंपिंग प्रेशर आपका सही होना चाहिए, आपका जो टूल है वो अच्छे कंडीशन में होना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको देखना है। आपका टूल होल्डर प्रॉपर होना चाहिए, कॉलेट सही होना चाहिए, आपका जो पुल स्टड है वो सही तरीके से टाइट होना चाहिए, आपका टूल या इंसर्ट जो होती है वो प्रॉपर टाइट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर को अच्छी तरीके से आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बैकलेस के बारे में। आखिर बैकलेस होता क्या है। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, जहाँ पे CNC BMC का यूज़ किया जाता है। तो बैकलेस होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो बैकलेस का मतलब ये होता है चाल, यानी कि आप जानते होंगे कि हम जो BMC और CNC जो होती है उसमें एक्सिस वर्क करती है बेड को मूवमेंट कराने के लिए। तो बेड कैसे मूवमेंट करता है, उसमें लीड स्क्रू लगे होते हैं। ठीक है, लीड स्क्रू जो होता है, लीड स्क्रू एक नट बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये लगा हुआ है, ठीक है, ये और ये क्या है, नट है। ठीक है, और इस लीड स्क्रू में ये हमारा क्या होता है, बेड में जो नट टाइप का बना होता है जिसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं, वो चूड़ियाँ आगे पीछे मूवमेंट करता है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये बेड हमारा पोजीशन लेता है और इस बेड पे हम क्या है, फिक्सर बांध करके अपने पार्ट को क्लैंप करते हैं और अपना पार्ट को मशीनिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे कि ये जो है, ये लीड स्क्रू क्या होता है, ये घूमता है, रोटेट करता है क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जैसे ही घूमता है तो इसमें जो नट लगा होता है वो चूड़ी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चूड़ी जो बोल्ट होता है और जो नट होता है, जब उसको हम नट को घुमाते हैं तो वो क्या होता है, मूव करता है। तो ये क्या होता है, ज़्यादा चलते चलते क्या होता है, इसमें भी वियर आउट हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये लीड स्क्रू है, ठीक है, ये लीड स्क्रू है और आपका ये बेड का नट है। ठीक है, ये बेड का नट है। तो चलते चलते क्या होता है, हो सकता है ये जो बेड पे लगा होता है उसके और इसके बीच में क्या होता है, गैप बन जाता है। तो ये जो गैप होते हैं ना, यही क्या कहलाते हैं, हमारे बैकलेस कहलाते हैं। ये गैप की वजह से जब इसको आप धक्का देंगे तो धक्का देने पे क्या होता है, जितना गैप होता है वो आगे की तरफ चला जाएगा। अगर आप इधर से धक्का देंगे तो ये इस तरफ चला आएगा। तो यही जो गैप जनरेट हो जाता है, इसी गैप की वजह से जो हमारा बेड होता है सही तरीके से पोजीशन नहीं ले पाता है और पोजीशनिंग में दिक्कत आती है। कभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा वियर आउट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होता है, हमारे मशीन में प्रॉब्लम्स आएगी और हम डायमेंशन हमारा मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ सकती है।
तो हमें क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपके एक्सिस में कहीं बैकलेस तो नहीं है। अब बैकलेस चेक करने का तरीका होता है, आप क्या करेंगे, आप एक्सिस, जिस भी एक्सिस का आपको बैकलेस चेक करना है वहाँ पे क्या है, डायल स्टैंड लगा करके, डायल स्टैंड लगा करके, मान लीजिए यहाँ पे हमने डायल लगा दिया। डायल लगाने के बाद आप क्या कर दीजिए, वहाँ पे जीरो कर लीजिए। जीरो करने के बाद आप क्या है, उसमें कुछ प्रेशर दे करके 200 माइक्रोन 300 माइक्रोन का प्रेशर दे करके, तब जा करके आप क्या है, वहाँ पे अपने नीडल को या फिर सुई को जीरो कर लीजिए। अब क्या है, इसको आप पुश करिए। यहाँ से पुश करने के बाद अगर आपका एक्सिस में बैकलेस होगा तो क्या होगा, आपके जो डायल है, पप्पी डायल है, उसमें कुछ न कुछ रीडिंग बताएगा। मान लीजिए ये 0 पे था और ये आपका 20 पे आ गया, ठीक है। तो और ये 2 माइक्रोन का डायल है, 20 पे आ गया तो आपका कितना हो गया, 2 माइक्रोन का डायल है तो 40 माइक्रोन का आपका वेरिएशन आ गया। इसी तरीके से मान लीजिए आपने पुश किया, पुश करने के बाद दोबारा अगर ये 0 पे आ गया, जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो ये फोर्स हटाने के बाद दोबारा से ये 0 पे आ गया, इसका मतलब क्या है, हमारा इसका जो बैकलेस है वो सही है। अगर धक्का आपने दिया, धक्का देने के बाद वो क्या है, वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वापस नहीं, 0 पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एक्सिस में बैकलेस जनरेट हो गया है, उसको आपको सही करवाना है। उसी तरीके से आप इधर भी पुश करके चेक कर सकते हैं कि इस साइड में भी तो कहीं बैकलेस नहीं है। तो जैसे ही अगर इधर डायल लगा करके आप चेक करेंगे तो आपको डायल में रीडिंग बताएगा पुश करने पे। अगर वो वापस 0 पे नहीं आता है तो वो बैकलेस बता देगा कि कितना बैकलेस है। ये बैकलेस इस लीड स्क्रू में वियर आउट होने की वजह से, या फिर जो आपका बेड में लगा होता है, ये चूड़ियाँ कटी होती हैं, इसमें वियर आउट होने की वजह से बैकलेस आ जाता है। और अगर आपके एक्सिस में बैकलेस है तो कभी भी आप डाया को या फिर डायमेंशंस को आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपका डाया डायमेंशन हमेशा वेरिएशन करता रहेगा। तो आप क्या है, इस तरीके से चेक करके आप मेंटेनेंस टीम को बता सकते हैं और उससे सपोर्ट लेकर के इसको इमीडिएटली करेक्ट करा सकते हैं, तब जा करके आप अपने मशीन को चला सकते हैं और अपने पार्ट्स को अच्छी तरीके से एक टॉलरेंस, विद इन टॉलरेंस में बना सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है स्पिंडल को। स्पिंडल में हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो स्पिंडल के बारे में हम जानते हैं। आइए स्पिंडल के बारे में जानते हैं। स्पिंडल कैसे काम करता है। स्पिंडल में जो एसेसरीज लगी होती हैं, पार्ट हमारा, वो ये जो हमारा टूल होल्डर होता है कैसे क्लैंप होता है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम टूल होल्डर में एक पुल स्टड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? पुल स्टड का, ठीक है। ये पुल स्टड का क्या काम होता है, ये पुल स्टड इस टूल होल्डर में लगा होता है और ये पुल स्टड का ये हेड होता है जो कई एंगल में होती हैं। अब वो एंगल जो होता है वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करता है कि उस मैन्युफैक्चरर की जो मशीन है वो किस एंगल पे उसका कॉलेट बना हुआ है। जैसे 45 डिग्री का, 60 डिग्री का या फिर 30 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। बहुत सारी जगह इसमें 90 डिग्री का भी एंगल देखने को मिलता है। अब क्या है, ये पुल स्टड क्या होता है, ये पुल स्टड यहाँ पे एक कॉलेट होता है और कॉलेट जो होता है ये ड्रा बार होता है। ड्रा बार, ये ड्रा बार क्या करता है, इसमें कॉलेट लगा होता है, ये पुल स्टड इस कॉलेट में आके फंस जाता है, ठीक है। कॉलेट में आकर के फंस जाता है, यानी कि इस कॉलेट में यहाँ पे खांचे बने होते हैं, तो ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे ऐसे ये पकड़ लेता है। जैसे ये पकड़ लेता है तो ये पकड़ के यहाँ से इसको ये ड्रा बार के माध्यम से, ये जो ड्रा बार होता है इसको खींचता है। तो जब ये ड्रा बार खींचता है तो ये टूल क्या होता है हमारा पीछे की तरफ, यानी कि ये जो टेपर बना हुआ है स्पिंडल में, जो टेपर है, ये टेपर में क्या होता है हमारा, ये जो हमारा टूल होल्डर है इस टेपर में जाकर के इस तरीके से बैठ जाता है। इस तरीके से टेपर में जाकर के बैठ जाता है। तो क्या होता है,
ये जो ड्रा बार खींच करके इसको एक प्रॉपर पोजीशन में स्पिंडल में हमारे होल्डर को बैठा देता है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो टूल है, टूल होल्डर है, वो स्पिंडल में सही ढंग से बैठ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, टूल में या फिर टूल होल्डर में रन आउट जनरेट हो जाता है। तो आपको क्या चेक करना है, आपको क्या करना है, ये कॉलेट चेक करना है। सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने पुल स्टड को देखें कि पुल स्टड जो है आपका कहीं ऐसा तो नहीं डैमेज हो गया है। यहाँ पे चलते चलते क्या होता है, पुल स्टड धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, और जैसे ही धीरे धीरे डैमेज हो जाता है तो ये एरिया डेट या आपको डैमेज होने की वजह से इस कॉलेट में प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाता है, तो सही ढंग से क्या होता है, पुल नहीं हो पाता है। तो सही ढंग से अगर पुल नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, आपका ये जो टूल होल्डर है स्पिंडल में सही तरीके से नहीं बैठ पाएगा। तो सही तरीके से नहीं बैठ पाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके जो टूल है उसमें रनआउट जनरेट हो जाएगा। जब रनआउट जनरेट हो जाएगा तो आपका डाया क्या होगा, वेरिएशन करने लगेगा, डायमीटर अंडर साइज ओवर साइज आने लगेगा। तो इस कॉलेट को जरूर चेक करवाएं। साथ ही आपका जो पुल स्टड है वो पुल स्टड आपका मशीन के हिसाब से लगा होना चाहिए। जिस आपने देखा होगा मशीन पर ऑलरेडी एक वहाँ पे दिया होता है, साफ साफ सावधानी के रूप में लिखा होता है कि कौन से पुल स्टड का आपको यूज़ करना है। तो आप मशीन के हिसाब से उसी सही पुल स्टड का यूज़ करें। ये पुल स्टड प्रॉपर तरीके से टाइट होना चाहिए और बियर और टीयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अगर कॉलेट में दिक्कत है, आप मेंटेनेंस टीम से हेल्प लेकर के आप चेक कर सकते हैं कि जो पुल स्टड खींचने वाला जो कॉलेट होता है वो बियर आउट तो नहीं हो गया। अगर बियर आउट हो गया है तो इमीडिएटली उसको चेंज करवाइए, और चेंज करवाने के बाद आपका पार्ट क्या है, वेरिएशन आना यानी डायमीटर में वेरिएशन आना कम हो जाएगा। आप एक अच्छे कम टॉलरेंस में या फिर अपने टॉलरेंस के विदिन में आप अपने पार्ट्स को बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत सारे रीज़न होते हैं डायमीटर या डायमेंशन को वेरिएशन आने में, और एक एक करके मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से इन सब चीज़ों को के बारे में बताता रहूँगा, ताकि आप इंडस्ट्री में जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को देख करके आप आइडेंटिफाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल को डेवलप कर सकें और अपने करियर को ग्रोथ को पा सकें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मुस्कुराते